हिंदी रचनाकार समूह में हमारे दर्शकों का स्वागत है। हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आज हिंदी रचनाकार के खास मेहमान श्री सुखराम शर्मा सागर मौजूद हैं। श्री सुखराम शर्मा सागर सलोन रायबरेली के निवासी हैं और पेशे से अध्यापक रहे हैं। उनकी ख्याति एक कवि के रूप में है। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सुखराम शर्मा जी, आपका हिंदी रचनाकार स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जनपद रायबरेली के इस पावन धरा पर आदरणीय डॉक्टर संतलाल जी के संचालन में मुझको यह अवसर दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं ऐसे साहित्यकार का किन शब्दों में नमन बंदन करूं कि बढ़ रहा है हाथ चरण स्पर्श के लिए, झुक रहा है मस्तक आशीर्वाद के लिए। सागर का हृदय पत्थर नहीं, झुकना ही पड़ता है। ऐसे भरत पुत्रों को नमन करना ही पड़ता है। ऐसे हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन विद्वान ने आज हमको यह जो अवसर दिया है, आदरणीय अभिमन्यु भाई का जो अथक प्रयास चल रहा है, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा, जो कुछ हमको उत्तर प्रत्युत्तर देना होगा, मैं अवश्य देने का प्रयास करता हूं। नमन है। शर्मा जी, आपने अपने नाम के आगे सागर शब्द लगाया है। ये सागर उपनाम आपको किसने दिया? सर, बड़ी विडंबना है। प्रकृति का नियम बड़ा अनूठा है। मैं क्या कहूं, मैंने अपनी जब जीवन काल के शैक्षिक परिवेश में रहा, चूंकि मैं पेशे से अध्यापक था जी, और प्राइमरी से लेकर जूनियर तक जब गया तो बीच बीच में लोगों के प्रोत्साहन में जो दो चार लाइन पढ़ता था जी, तो हमारे साथीगण पता नहीं किस मूड में आकर के हमको सागर कहने लगे और सागर कहने लगे। तब तक वहां तक तो सागर ही था, लेकिन उसके बाद जब हमारा रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद सर मैं जब घर पर बैठा तो मन में एक उद्गार आया कि अब अपने माता पिता के जो सत्कर्म होते हैं, जो पिंडदान का कर्म होता है, उस पिंडदान कर्म के लिए मैं जब प्रस्थान किया और प्रयागराज जब पहुंचा और प्रयागराज पहुंच करके जब पहला पिंडदान किया तो वहीं पर मां सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होने के नाते पता नहीं क्या मां की कृपा हुई कि हमको कुछ लिखने की प्रेरणा मिली। यानी कविता का विधिवत प्रारंभ जो है आपके अवकाश प्राप्त के हुआ। बिल्कुल। लेकिन इसके पहले भी आप कुछ न कुछ लिखा करते थे। लिखा नहीं करते थे सर, दो चार लाइन लिख करके लोगों के बीच में सुनाया करते थे। जी जी, वो किताबबद्ध नहीं हुई। तो क्या आपके साथियों ने आपको लिखने के लिए प्रेरित किया? जी, हमारे साथी जो भी बैठते थे वहां पर, जैसे कासिम हुनर जी हैं जी, और इस्माइल साहब हैं जी, और हमारे तमाम साथी वहां आपस में बैठते थे तो एक होड़ सी लगती थी कि वो कुछ कहें तो मैं भी कुछ कहूं, कुछ जवाब दूं। वहीं से इसका जन्म होता है सर। अच्छा शर्मा जी, सागर साहब, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, कि वहाँ का वातावरण कैसा था? वास्तव में जिस पावन धरा पर मेरा जन्म हुआ, मेरे पूर्वज जो थे वो पता नहीं किस मिट्टी के लाल थे कि हमारे बाबा जो थे वो अंग्रेजी जमाने के एक जेलर के रूप में थे जी, और हमारे बाबा के एक छोटे भाई जो थे वो करहिया गोली कांड में भी सम्मिलित रहे, उनको भी गोली लगी थी। और ये उन्हीं लोगों की प्रेरणा है, उन्हीं लोगों का पुण्य प्रताप है कि उनके परिवार में मेरा जन्म हुआ और उनके पुण्य प्रताप से ही शायद आप लोगों के बीच तक आने का मौका मिला। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? हमारी पढ़ाई लिखाई जहां तक मैं प्राइमरी से चल करके कान शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में इंटर किया, उसके बाद
सन 75-76 में डिग्री कॉलेज रायबरेली में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो क्या आप जो इंटर कॉलेज है जिसका नाम आपने लिया कांड शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, क्या वहाँ कोई ऐसा साहित्यिक वातावरण था कि कुछ लोग लिखते पढ़ते रहे हों, कविता वगैरह या सुनाते रहे हों, क्या ऐसा कोई वातावरण था? जी सर, वहाँ पर जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम या कोई भी प्रतिभाग करने का मौका मिलता था जी, तो मेरे हिंदी के टीचर और जो वहाँ पर हमारे और भी अच्छे अध्यापक हुआ करते थे, बच्चों को प्रोत्साहित करते, उसमें मेरा स्थान जरूर रहा है। आपने अब तक कितनी पुस्तकें लिखी हैं और उनके नाम बता? कोरोना काल के टाइम में जब हमको बिल्कुल अवकाश से अवकाश ही दिखाई दिया, तो उस समय मैंने कुछ रचनाएं की, जिसमें हमारे पास रचनाओं का लगभग भंडार हो गया और 3 पुस्तकों के रूप में उनको हमको अलग अलग समाहित करना पड़ा। सद्भावना के पुष्प मेरी पहली पुस्तक है जी, दूसरी पुस्तक धरोहर है जी, और तीसरी पुस्तक कवि भाव सुधा है। आपने 3 पुस्तकों की रचना की जी। तो ये बताएं कि आपका जो कविता का विषय है वो क्या क्या है? सर मैं क्या कहूं, हमने कभी कोई पुराणों से या गीता से या रामायण से या कहीं से भी कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं गांव की माटी में जन्मा हूं जी, और गांव की माटी में जन्म लेकर के वहां के परिदृश्य को भोगा है जी, वहां के परिदृश्य को देखा है, और उस परिदृश्य को देख करके ही मैंने तमाम संस्कारों के विषय में लिखा जी, तमाम पर्यावरण के विषय में लिखा जी, तमाम वहाँ के धर्म क्षेत्र के विषय में, पेड़ों के विषय में, ऐसी ऐसी चीजें अपनी कविताओं में लिखता गया। आप अपनी कविता का जो विषय है अपने आसपास के क्षेत्र से ही लेते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप तो एक आपका जो परिवेश रहा है अवध का रहा है, आपके गांव में मैं समझता हूँ सलवन में अवधी ही बोली जाती रही हो, तो क्या आप अवधी से भी प्रभावित रहे हैं? हाँ, मन में आता था तो लिख दिया करते हैं। आप हमारे दर्शकों को अवधी की कोई रचना सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। जैसे इस समय जब सर्दी का टाइम आता है जी, तो मन में उद्गार होता है कि पुराने जमाने में क्या था जी, आवाज क्या हो रहा है। एक थोड़ी सी लाइन है कि सर्दी का सितम जब बढ़े लाग, हाँ, सर्दी के सितम जब बढ़े लाग, पुरखन के तब याद भइन, हाँ, और थर थर दादा कांप रहीन, थर थर दादा कांप रहीन, लड़कन से तब बतियाए रहीन। क्या बात कर रहे हैं तख्ता के बीच में बैठ करके। तो पहले सरसों बथुआ के साग, हाँ, पहले सरसों बथुआ के साग और देसी गुड़ कुछ का भूल गए, कुछ माने यहाँ सूरन से है। अच्छा, कुछ माने सूरन, सूरन, और देसी गुड़ कुछ का भूल गईन, और बजरा के गर्मी जब याद भईन, और दूध भात गुड़ याद करें। क्या बात है, दूध भात गुड़ याद करें, लड़कन से तब बतलाए रहे। और कड़ुआ तेल के मालिश सुबह शाम, ये गांव का रिवाज है ये। कड़ुआ तेल का मालिश सुबह शाम, मेहनत से जाड़ा भाग गए, वाह, मेहनत से जाड़ा भाग गए, सुबह शाम सब तपता तापे, और गोदरा के गर्मी याद करें, गोदरा के गर्मी याद करें, लड़कन से तब बतियाए रहीन। और सुघर कहानी दादी कहां लाग, तपता पर 11-11 बजे तक कहानियां होती थी, तो सुघर कहानी दादी कहां लाग, और नेटवर्क की चिंता नहीं रही। क्या बात है, नेटवर्क की चिंता नहीं रही। अब अलग रहे सब मस्त व्यस्त, अब तो सब अलग अलग बैठते हैं, अब अलग रहे सब मस्त व्यस्त, कथरी गुदरी सब भूल गईं, लड़कन से तब बतियाए रहीन। और तेल मसाला कोहड़ौरी पालक के साग, हाँ बहुत सुंदर, तेल मसाला कोहड़ौरी पालक के साग, अब तो पैकेट का सबका सुगत भईन जी, अब तो पैकेट सबका सुगत भईन, और सागर घट घट देख रहीन, सागर घट घट देख रहीन, लड़कन से तब बतियाए रहीन, लड़कन से तब बतियाए रहीन। ये इस तरह की बहुत सुंदर कविता आपने हमारे दर्शकों को सुनाया, और ये अवधि में है। और आपने
जो आजकल अवधि के शब्द विलुप्त होते जा रहे हैं, कोहड़ौली है, एक शब्द आपने गोंदरा का प्रयोग किया, तो हमारे दर्शकों को बताएं इसमें गोंदरा क्या चीज है? जी सर, हमारे जैसे गांव में पैरा होता है, धान का पुआल होता है, और जो आज ये रजाई और रुई वगैरह चल रही है, इससे 100 गुना गर्मी उसमें होती है सर। अच्छा। अब उसको बंडल बांध करके बिस्तर के रूप में 3.5 जितनी लंबाई होती है वो इकट्ठा करके लगा दिया जाता है। उसको अगर चारपाई पर बिछा लेते थे लोग, तो जमीन में भी बिछा लेते थे तो कहीं ठंडी नामो निशान नहीं दिखाई पड़ता था और चैन की रात बीतती थी। आपने इस कविता में अपने बचपन को याद किया है कि बचपन में कैसे नेटवर्क की चिंता नहीं रहती थी, कुहड़ौली खाते थे हम लोग। उस समय और आज के परिवेश में क्या अंतर आप पा रहे हैं? सर, अब वास्तव में अगर देखा जाए तो आज हर परिवार क्यों विडंबना का शिकार हो रहा है, क्यों हर परिवार चाहे जितना कमा रहा हो उतना ही खर्च क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पुराने रीति रिवाजों को भूल गए हैं जिसमें पैसा नहीं लगता था। अब आज पैसे किससे हर चीज खरीदा जा रहा था, और उस समय अपने मेहनत से प्रकृति से निकाल करके तमाम चीजें ऐसी थी जो आज हम बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय आग के प्रयोग से काम किया करते थे जी। तो पैसा तो लगेगा ही सर जी, जी। इसलिए हम आपको सोचना होगा कि आत्मनिर्भरता कैसे आएगी। अगर हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे, सरकार पर निर्भर रहेंगे, तो ना तो पर्यावरण हमारा बचेगा और ना हमारा जो पैसा है वो बचेगा। आपने भली करी जो पर्यावरण की जब हमारे सर ने चर्चा की है जी, तो मुझको एक टाइम में याद आया और लिखना पड़ा परहित मेरा जीना मरना। क्या एक वृक्ष जो है वो कह रहा है कि परहित मेरा जीना मरना, फिर भी मुझको काटा जाता। क्या बात है। फिर भी मुझको काटा जाता, दुख सहकर कुछ ना बोलना, दुख सहकर कुछ ना बोलना, मेरा है इतिहास बताता। परहित मेरा जीना मरना, फिर भी मुझको काटा जाता। माली मेरी कीमत जाने, जो पेड़ लगाता है, जो परवरिश करता है, माली मेरी कीमत जाने, बागवान ही बाग लगाता, जिसने सींचा दर्द वो जाने। बहुत सुंदर। जिसने सींचा दर्द वो जाने, और बच्चों से निगरानी करता, फिर भी मुझको काटा जाता, फिर भी मुझको काटा जाता। वन उपवन की शोभा मुझसे, वन उपवन की शोभा मुझसे, और फल फूलों से घर भर जाता। बहुत सुंदर। फल फूलों से घर भर जाता, आता काम सभी के निस्दिन, आता काम सभी के निस्दिन, ऑक्सीजन दे प्राण बचाता, फिर भी मुझको काटा जाता, फिर भी मुझको काटा जाता। हर तन मेरा औषधि बन जाए जी, हर तन पेड़ कह रहा है कि हर तन मेरा औषधि बन जाए, और बूंद बूंद जल सिंचित करता, बूंद बूंद जल संचित करता, और धरती का श्रृंगार बढ़ाऊं, पर्यावरण सुरक्षित करता, पर्यावरण सुरक्षित करता, फिर भी मुझको काटा जाता, फिर भी मुझको काटा जाता। प्रकृति पर आश्रित मेरा जीवन, और 10-10 वृक्ष सभी लगाए। बहुत सुंदर। प्रकृति पर निर्भर सबका जीवन जो है प्रकृति पर ही निर्भर है, तो प्रकृति पर आश्रित सबका जीवन, 10-10 वृक्ष सभी लगाए, यदि मानव करुणा सागर बन जाए, यदि मानव करुणा सागर बन जाए, और दिल मेरा भी भर जाता, दिल मेरा भी भर जाता, फिर भी मुझको काटा जाता, फिर भी मुझको काटा जाता। ये मेरी वेदना है। प्राचीन काल में मुल्ला दाऊद से लेकर के, जायसी से लेकर के, सुखदेव मिश्र से लेकर के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, एक लंबी श्रृंखला रही है जी। तो इन सब में आपके प्रिय कवि कौन है? अब जी सर, ये तो बहुत पुराने कवि है। मैंने एक बार 2 बार अपने विद्यालय में जब वार्षिक उत्सव होता था जी, तो डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया, क्या बात है, क्या बात, वहां पर जाते थे तो मैंने उनकी एक रचना सुनी थी, एक लाइन याद है कि जी जी कर मैं मरना सीखा, पता नहीं ऐसी कोई लाइन है, जी जी कर मरना सीखा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा।
तो वो उनसे मैं बहुत प्रभावित तो हुआ था। क्यों आप उनको क्यों पसंद करते हैं? अब चूंकि वो डायरेक्ट दिल पर चोट करने वाली बात कहा करते, मतलब कविता ऐसी होनी चाहिए, हाँ, कवि ऐसा होना चाहिए जी, जो सीधे दिल पर चोट दिल करे। पर चोट करे, अरे। लोगों को एहसास हो कि हाँ वो शब्द का बाढ़ चल रहा है। अच्छा अच्छा, जी। आगे आपकी क्या योजना है वो लिखने की? कोई और कुछ लिखना चाहते हैं क्या? सर, योजना क्या, जब 3 पुस्तकें हमारी बन गई, तैयार हो गई, जी। तो हमको कुछ दिक्कत महसूस हुई, और उस दिक्कत का निवारण हमारे डॉक्टर संतलाल जी और रसिक किशोर नीरज जी वगैरह मिल करके, मैं उन लोगों को किन शब्दों में बधाई दूं कि मैं जानना चाहेंगे आपसे कि आप इतना लिखते हैं, लोगों को सुनाते हैं, क्या आप मंचों पर भी कभी कविता पढ़ने के लिए गए हैं? जी, कई मंचों पर गए पढ़ने के लिए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पेशा नहीं बनाता। बिल्कुल, मतलब धन के लिए आप? ना, हम धन के लिए सर नहीं। एक प्रश्न मेरे जेहन में और उभर रहा है जी सर, कि आप इतना लिखते हैं, इनको पुस्तकें छपवाते हैं, जी। तो आपके घर वाले, आपकी जो पत्नी होंगी, आपके जो बच्चे होंगे, आपकी बहू हैं, क्या वो सब कभी आपको कहते हैं कि पापा जी ये सब क्यों कर रहे हैं, इसमें क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे क्या लाभ है? क्या इस प्रकार की कोई बात आई है कि या घर वालों ने सपोर्ट किया है आपको? सर, रिटायरमेंट के बाद हमारे डीएम साहब जब रिटायरमेंट का आखिरी सत्र 31 मार्च हुआ जी, उस दिन एक डीएम साहब, पता नहीं क्या नाम था उनका, उन्होंने कह दिया था कि आप लोग जीवन भर आदेश दिया है, अब घर में जाकर कतई आदेश मत दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैंने उनके उस वचन का पालन किया है। हाँ। मैं किसी को आदेश नहीं देता, अपना काम स्वयं करता हूँ, और जो मेरे मन में आता है वो करता हूँ। बच्चे हमारे सब पेशे से व्यवसाय कर रहे हैं, एक लड़का नौकरी कर रहा है, एक लड़का खेती, मतलब घर का पूरा मैनेजमेंट वो देख रहे हैं। घर का सपोर्ट भी रहता है, कोई रोकता नहीं आपको लिखने पढ़ने? हमसे कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि पेंशन से जरूरत है और पेंशन दे देते हैं। तो आगे आप क्या लिखना चाहते हैं? उम्मीद तो आप लोगों का सानिध्य रहा तो जरूर लिखेंगे, और लिखना चाहते हैं, और मैं एक खंड काव्य लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन बड़ी विडंबना ये होती है कि उसमें पैसा लगता है सर। जी जी। और धन एक ऐसी चीज है कि उसके बिना काम नहीं चलता। बिल्कुल, है बिल्कुल। और लोग आज के परिवेश में मैं देख रहा हूं कि पुस्तकों से इस नेटवर्क ने, इस मोबाइल ने पुस्तकों को छीन लिया है। जी, पुस्तकों को बहुत नीचे गाड़ दिया है। अब कोई पुस्तक से प्रेम नहीं कर रहा है, इसीलिए कभी कभी लिखने की हिम्मत नहीं पड़ती है सर। हम तो ये चाहेंगे कि आप और लिखते रहें और लोगों को सुनाते रहें। अरे आज हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आप आए हैं। जी सर। यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? मैं क्या कहूँ सर, लोग कहते हैं कि आज मैंने रात में सपना देखा। जी। लोग कहते हैं मैंने आज रात में सपना देखा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी एक घड़ी आएगी जो हमको ऐसे मनीषियों के, विद्वानों के सानिध्य में प्रश्नों की बौछार होगी, उसका मैं उत्तर दे सकूं या न दे सकूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे साहित्यकार, मूर्धन विद्वान के बीच में बैठने का मौका मिला। यही हम चाहते हैं कि एक छोटी सी कविता हमारे दर्शकों को आप और सुना। देखिए, यह जीवन जो है एक ऐसी लोगों को उपहार के रूप में मिली है। इस जीवन में हम सब एक राही के समान हैं जी। और उस राही को हम देख रहे हैं और उसके विषय में मैंने लिखने का प्रयास किया है। एक राही चला अपने घर को चला, सारे जीवन चला और चलता चला, बोझ ढोकर चला खुशियां दे कर चला, बोझ ढोकर चला खुशियां दे कर चला, हाथ खाली रहा
खाली ले कर चला। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाथ खाली रहा, खाली लेकर चला। हर किसी की इमारत बनाता रहा, सारे लोगों पर जी भर सजाता रहा, सारे लोगों पर जी भर सजाता रहा। अपने मालिक की रहमत से हर पग चला, अपने मालिक की रहमत से हर पग चला। राही कर्मों से मजबूर होकर चला। बहुत सुंदर। एक राही चला अपने घर को चला। सागर जी, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आध्यात्म की रचना है। आज आप हिंदी रचनाकार स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो अपने श्रोताओं को, अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? परम सम्माननीय आदरणीय, आप जैसे विद्वानों के सामने मैं क्या संदेश दूं? मैं यही चाहूंगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है जी, और इसी मातृभाषा को कहते हैं कि अभिमन्यु माँ के पेट से हिंदी सीखा। जी, बच्चा जब पैदा होता है तो कहाँ कहाँ की आवाज उसके मुंह से तुरंत बिना सिखाए निकलती है। जी। तो ऐसी भाषा को बचाए रखना हर हिंदुस्तानी का परम कर्तव्य है। और ये हिंदी भाषा तभी बचेगी जब आप जैसे विद्वानों के बीच कोई न कोई कार्यक्रम होता रहे, प्रचार प्रसार होता रहे, और उसके किताबों को पढ़ने लिखने और आप सब लोगों के विद्वानों को संदेश को सुनने का अवसर मिलता रहे। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग लगे रहें। आप लोग सब समाज को अगर जीवंत रखना चाहते हैं तो हिंदी को कतई नहीं छोड़ना है। ये थे श्री सुखराम शर्मा सागर, जो हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में बातचीत कर रहे थे, अपने बारे में, अपने साहित्य के बारे में बता रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। श्री सुखराम शर्मा सागर जी, आप हिंदी रचनाकार स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।